हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बहुत ही धमाकेदार सेशन आपके बीच में चल रहा है जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के। और ऐसा प्रश्न जिसमें कंबाइंड सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट, कंप्यूटर के मिलते हैं। बहुत ही शानदार सेशन प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथियों, एक बार सभी लोग वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है पुनः एक बार। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में प्रोवाइड कराया जा रहा है। देखिएगा साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से आपका कम से कम समय लेते हुए आपको बताना होगा। आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि भारत में, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधियों में सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं? खनन में, उत्पादन में, पर्यटन में या कृषि में? तो जल्दी से आप बता दीजिए कि सबसे अधिक लोग किस में कार्यरत हैं। जल्दी से, सुपर फास्ट तरीके से। बहुत सही साथियों, बहुत सही जवाब आ रहे हैं आप सभी के। एक बार सभी लोग पुनः शेयर कर देंगे, एक बार आप लोग सभी लोग पुनः शेयर कर देंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने। ठीक है, चलिए, बहुत सही जवाब आ रहे हैं, जबरदस्त। बहुत सही। क्या जवाब आ रहा है? कृषि। क्या? कृषि में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा बैंक जन धन योजना के तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत नहीं है? देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। तो क्या कर रहा है कि इसमें से ऐसी वह कौन सी बैंक है जो खाता खोलने हेतु अधिकृत नहीं है? HSBC बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो जल्दी से बताइए। तो जन धन अकाउंट पर खाता खोलने के लिए कौन सी बैंक अधिकृत है? भारतीय बैंक। इसमें से एक बैंक है, विदेशी बैंक है HSBC, जो एक अमेरिकन बैंक है, वह क्या है? अधिग्रहित नहीं है। HSBC कौन सी बैंक? HSBC। चलिए, निम्न में से भारत का 28वां राज्य कौन सा है? भारत का 28वां राज्य आपको बताना होगा। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या गोरखालैंड? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का शानदार जवाब आप सभी को देना होगा। बहुत सही जवाब आ रहे हैं। कौन? झारखंड भारत का क्या है? 28वां राज्य है। कौन सा राज्य है? झारखंड भारत का 28वां राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, एक क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और बड़ा ही लाजवाब है। तो देख लेते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का बहुत ही सटीक जवाब दे रहे हैं। IPL क्रिकेट की तर्ज पर कहां पर एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी PPL टूर्नामेंट खेला जा रहा है? जल्दी से बताइए, बहुत ही करंट का शानदार क्वेश्चन है। आगरा, औरंगाबाद, गांधीनगर या इंदौर? तो प्लास्टिक प्रीमियर लीग, देखिए साथियों, आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग कहां पर चालू है? इंदौर में। और आपको पता होगा कि आपका ये जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, ये लगातार 4 वर्षों में स्वच्छता के मामले में पूरे भारत देश में नंबर 1 पर है। प्लास्टिक प्रीमियर लीग का मतलब होता है सूखा कचरा इकट्ठा करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, और जो टीम सबसे ज्यादा सूखा कचरा इकट्ठा करेगी उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा, और वही इस प्लास्टिक प्रीमियर लीग का विजेता भी होगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत जानकारी है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IPL क्रिकेट की तर्ज पर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक विशिष्ट प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी PPL टूर्नामेंट खेला जा रहा है ताकि शहर को प्लास्टिक मुक्त किया जा सके। देखिए क्या अच्छी स्कीम है। इंदौर को अब तक 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिताओं के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है।
इस 45 दिवसीय प्रतियोगिता में सबसे अधिक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को एकत्र करने वाली टीम को पीपीएल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए बताइए, अब आपको बताना होगा कि हाल ही में किसे शांति सियोल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। जल्दी से बताइए, शांति सियोल पुरस्कार 2020 नरेंद्र मोदी, बेंजामिन नेतान्याहू, मलाला यूसुफजई या थॉमस वॉक। तो बताइए, काफी अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है कि किसे शांति सियोल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 में। लेकिन देखिए 2020 में शांति सियोल पुरस्कार किसे मिला है? थॉमस वॉक को। नरेंद्र मोदी जी को कब मिला था? 2019 में शांति सियोल पुरस्कार कब मिला था? 2019 में। आइए थोड़ा इसके बारे में मैंने रखा है, आपको चीजें मिल जाएंगी। हाल ही में शांति सियोल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किसके? थॉमस वॉक को। शांति सियोल पुरस्कार 2019 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस वॉक, जिसको इस बार शांति सियोल पुरस्कार दिया गया। चलिए बताइए, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब और थोड़ा सरल क्वेश्चन भी है। यह थोड़ा सस्ता क्वेश्चन है और आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? 210, 112, 280 या 102? तो आपको यही बता देना होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। क्या? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में। वर्तमान समय में भारत में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा? 15वां। और 15वां वित्त आयोग कब से कब तक है? 2020 से 2025 तक। वित्त आयोग का कार्य क्या है? वह केंद्र सरकार और राज्यों के बीच क्या करता है? करों की बांटवाने का काम करता है। जो कर वसूला जाता है उसको बांटने का काम करता है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यह भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन? एनके सिंह जी। कौन है? एनके सिंह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समिति के सुझाव पर भारत में गरीबी मापन का आधार पोषण रखा गया था? सी रंगराजन समिति, अलग समिति, तेंदुलकर समिति या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसी वह कौन सी समिति है जिसमें गरीबी मापन का आधार पोषण रखा गया था? 2020 यूपी पीसीएस प्री का डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो आप लोग बताइए शानदार तरीके से। देखिए साथियों, अलग समिति। कौन सी समिति? अलग समिति। इनका पूरा नाम है श्रीमान वाईके अलग। वाईके अलग की अध्यक्षता में भारत में पहली बार गरीबी के मापन के लिए समिति का गठन किया गया था 1977 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी कब? इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1979 में। और उन्होंने कहा था 1979 में जो रिपोर्ट पेश की थी तो कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में, कहां पर साथियों? ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में पर डे कितना? पर डे 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा का उपभोग करने वाला, और शहरी क्षेत्र में, कहां दोस्तों? शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन यानी पर डे 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा का उपभोग करने वाला गरीब होगा। ये पोषण का आधार किसने किया था? तो वाईके अलग समिति ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना कौन करता है? यानी भारत में WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो आपका इन्फ्लेशन की गणना की जाती है, वह कौन करता है? तो जल्दी से बताइए, थोक मूल्य सूचकांक की गणना कौन सी संगठन करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, नीति आयोग या उद्योग मंत्रालय? जल्दी से बताएं। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना कौन करता है?
तो साथियों आपको पता होना चाहिए भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में वर्तमान समय में 697 वस्तु यानी गुड्स शामिल है। कितनी? 697 वस्तुओं के कीमतों में होने वाली उतार चढ़ाव को आंका जाता है। और थोक मूल्य सूचकांक में WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है, वह 2011-12 है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत शानदार चीजें हैं। यह इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की गणना से संबंधित है। श्रम गहन उद्योग वह है, क्या पूछ रहा है? श्रम गहन उद्योग कौन सा उद्योग होता है? जल्दी से बताइए। इकोनॉमी का बहुत ही शानदार और सुपर डुपर क्वेश्चन है। श्रम गहन उद्योग क्या है? बताइए। श्रम गहन, कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है। ऐसा उद्योग जहां श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है या श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जल्दी से बताइए, आपको बताना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। श्रम गहन उद्योग कौन सा उद्योग है भाई? तो है कहां? जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। बहुत सही, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने गलत भी दिया है। तो श्रम गहन उद्योग वह उद्योग है जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। कहां? जिस उद्योग में अधिक श्रमिकों को रखा जाता है उस उद्योग को श्रम गहन उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है और उस उद्योग को श्रम गहन उद्योग भी कहा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? देखिए साथियों, एक स्कीम है किसानों के लिए, KCC। क्या? KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड। तो आपको बताना होगा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत कब की गई? जल्दी से बताएं, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। 2005, 1998, 2002 या 2005? अच्छा है, माफ कीजिएगा। चलिए बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया गया था 1997 में। इस स्कीम के तहत किसानों को ऋण दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? किसानों को ऋण दिए जाते हैं। चलिए साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्या है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, भारत में बेरोजगारी का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए साथियों, किस स्तर पर किया जाता है? समष्टि। समष्टि स्तर या समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा सभी कार्यों को शामिल किया जाता है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, पोषण, भूखमरी, महिला सशक्तिकरण, बैंकिंग, बजट, परिवहन, दूरसंचार व्यवस्था, योजनाएं। ये सब किसके अंतर्गत आती है? समष्टि स्तर के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना जो आर्द्र भूमि संरक्षण रामसर सम्मेलन हुआ था आपके इराक में, उसी के अंतर्गत ये आपकी इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का ऐसा वह कौन सा स्थल है जो पहला रामसर स्थल चुना गया? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। आपको क्वेश्चन नंबर 12 को जवाब देना होगा, जल्दी से बताइए। हाँ, कौन सा? ओशन कंजर्वेशन रिजर्व। ओशन कंजर्वेशन रिजर्व जो है आपके उत्तराखंड का, वह उसको किसमें चुना गया? रामसर स्थल या रामसर भूमि में शामिल किया गया। आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तार से देख भी लेते हैं, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ओशन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एकदम याद रखना होगा। कौन? ओशन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला ऐसा स्थल है जिसको रामसर में शामिल किया गया। तो इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है।
यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ओशन कंजर्वेशन रिजर्व ने रामसर साइट घोषित किए जाने वाले 9 मानदंडों में से 5 को पूरा करने के बाद इसे अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण का वेटलैंड घोषित किया गया। इसलिए रामसर ओशन संरक्षण रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ अब भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई? 38 हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक और उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछा है कि फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? देखिए साथियों, फिलिप वक्र मैं आपके सामने बना देता रहा हूं। ये है फिलिप वक्र। इसको किसने दिया था? A.W. फिलिप ने दिया था। किसने दिया था? फिलिप वक्र दिया था A.W. फिलिप ने। यह न्यूजीलैंड के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। और इसमें यहां पर क्या इन्होंने दर्शाया? यहां पर इन्होंने दर्शाया बेरोजगारी। देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध होता है। अब आप देख लो, आपके सामने जो ऑप्शन है आप टिक कर दो। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध होता है। और यहां पर यह बात दर्शाने का प्रयास किया गया कि अगर मुद्रास्फीति ज्यादा है तो बेरोजगारी कम है, और अगर मुद्रास्फीति कम है तो बेरोजगारी ज्यादा है। तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी से संबंध होता है फिलिप वक्र का। किससे? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी से। चलिए साथियों, हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। अन्नदाता से ऊर्जादाता का संबंध किस योजना से है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अन्नदाता से ऊर्जादाता का संबंध किस योजना से है? तो आपको बताना होगा। जल्दी से आप लोग बताएंगे। बहुत शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है कि अन्नदाता से ऊर्जादाता का संबंध कौन सी स्कीम से है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब योजना, कुसुम योजना या सौभाग्य योजना? देखिए, अगर आप शब्दों पर जाएं, अन्नदाता से ऊर्जादाता। देखिए साथियों, आपको पता होगा कि बजट 2020-21 में एक बात का उल्लेख किया गया है कि जो किसानों की खाली पड़ी ऊसर जमीन है, जहां वो पैदावार नहीं कर पाते फसलों का, उस जमीन पर क्या हो, सोलर प्लांट के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। और उस योजना का नाम दिया गया है, कौन सी योजना? कुसुम योजना। चलो, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी, जियोलॉजी, हेलियोलॉजी या कोई नहीं? देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। हेलियोलॉजी कहा जाता है सूर्य के अध्ययन को। किसके अध्ययन को? सूर्य के अध्ययन को कहा जाता है। सूर्य के अध्ययन को कहा जाता है क्या? तो सूर्य के अध्ययन को कहा जाता है हेलियोलॉजी। पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी। बॉटनी जिसमें लोग पढ़ते हैं। चलिए आप बताइएगा कि सूर्य के अंदर अत्यधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? सूर्य के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जल्दी से बताएं प्लीज, गिव मी आंसर फास्ट। बहुत ही शानदार तरीके से सिटी 91 के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं जीके जीएस के शानदार क्वेश्चंस, जिसमें हर सब्जेक्ट आपको कंबाइंड तरीके से मिलेगा। एक विशेष पैकेज है, आप लोग आराम से इसको पढ़िए और अपने आप को चेक करते रहिए। तो आपको पता होगा कि सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, और उसके बाद क्या होता है? हीलियम होता है। पहले हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हीलियम होता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का ही मिश्रण पाया जाता है और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या कह रहा है? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यहां आप लोग गड़बड़ करेंगे। लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या सिलिकॉन? जल्दी से बताइएगा कि पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सा है? धातु जिसको बोलते हैं।
देखिए सबसे अधिक मात्रा में क्या है, एल्यूमिनियम है। किस पर? पृथ्वी की सतह पर। लेकिन अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, यह सतह की बात कर रहा था, संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा लगभग 46.6% के आसपास पाया जाता है। और लोहा सबसे अधिक कहां पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है पृथ्वी के कोर में, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताएं प्लीज। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 18 80 नंबर क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है कि 1918 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? बहुत सही साथियों, हेनरी मुसेली ने किया। बहुत सही जवाब आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार हेनरी मुसेली ने किया था। किसने किया था? हेनरी मुसेली ने। चलिए, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? ये भी इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, और आजकल इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही स्थिर मन से प्रिपरेशन में, आप लोग जैसे हिस्ट्री पॉलिटी में ज्यादा समय देते थे, लेकिन साथियों अब हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम आने हो गए हैं, कम आ रहे हैं। तो आपको बताना होगा कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं उसको? जैव भू रासायनिक चक्र। देखिए सर ये क्या है? यह है, देख लो कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गया, पृथ्वी को नहीं, पृथ्वी नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, पृथ्वी से मजा नहीं आएगा, आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए। क्या हो गए? पेड़ पौधे हो गए। तो पेड़ पौधे से क्या होता है? पेड़ पौधे को कौन खाएगा? शाकाहारी लोग खाएंगे। शाकाहारी लोग पेड़ पौधे से उत्पाद या पेड़ पौधे से संबंधित चीजों को खाएंगे। शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी खाएगा। ठीक है। और जब पेड़ पौधे और मांसाहारी दोनों नष्ट होते हैं, मरते हैं, तो उनको कौन खाता है? अपघटनकर्ता। कौन? अपघटनकर्ता। चलिए अच्छा अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता क्या करते हैं? नीचे कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं। कहां मिला देते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। और इस मिट्टी से क्या होता है? फिर अच्छे खासे पेड़ पौधे। तो एक क्रिया लगातार चलती रहती है, और इसी क्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। आइए 20 नंबर देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। निम्न में से किसे आर्थिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्थिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2020 के लिए चुना गया है। तो जल्दी से बताइए आप लोग, देखते हैं कौन जवाब देता है। पॉल और मिलग्रोम, रॉबर्ट वी विल्सन, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इस साल चुना गया है। अभी आप इनको 10 जनवरी को, अच्छा 10 दिसंबर को, जल्दी से बताइए निम्न में से किसे आर्थिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो पॉल और मिलग्रो और रॉबर्ट वी विल्सन दोनों को दिया गया है। ठीक है। और किस लिए दिया गया है? इन्होंने नीलामी सिद्धांत बनाया है, नीलामी सिद्धांत पर काम किया है, और उसी के लिए इनको इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार इस साल के लिए प्रदान किया जा रहा है। और 2019 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो 2019 का नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी डुफ्लो और माइकल क्रेमर को मिला था। तीनों को संयुक्त रूप से मिला था। ठीक है ना, रैंडमाइज्ड कंट्रोल सिस्टम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेट न देकर के भी पूछ सकता था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से। जे थॉमसन, टी एडिसन, निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन। बताइए, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1997 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन महोदय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी। बताओ
कि 1975 से 77 के बीच जब देश में इमरजेंसी लागू की गई थी, तो लागू तो इंदिरा गांधी जी ने किया था, तो फिर चुनाव तो हुए नहीं, तो प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। चलिए, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? जवाब दीजिए। मैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? बताइए, शानदार क्वेश्चन है, तो सबको पता होगा, जवाब भी आ रहे हैं। सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। कौन सा? मैलिक एसिड। चलिए, हाल ही में आईपीएल लीग में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी का नाम निम्न में से क्या है? ऐसा वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेले हैं, इंडियन प्रीमियर लीग मैच खेले हैं? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना या रविंद्र जडेजा? जल्दी से बताइए साथियों, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो देखिए साथियों, महेंद्र सिंह धोनी। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। सुरेश रैना पहले नंबर पर थे, लेकिन धोनी उनको पीछे छोड़ करके धोनी क्या हो गए? आगे हो गए। तो महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। धोनी सबसे ज्यादा आईपीएल मैच, कुल 194 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले अपनी आईपीएल टीम के ही खिलाड़ी सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया है। यह चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल टीम की ओर से बतौर कप्तान मैच खेल रहे हैं। ठीक है, कौन? महेंद्र सिंह धोनी। चलिए साथियों, आइए नेक्स्ट। कुल 194 मैच खेल करके सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड कर लिया। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डेविड एटनबरो, अजीम प्रेमजी, ज्वाला स्वरूप, कार्ल एलनबरो? तो बताइए, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे? डेविड एटनबरो। आइए थोड़ा सा हम लोग डेविड एटनबरो के बारे में देख लेते हैं, जिसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। क्या लिखा? ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7 सितंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें एक वर्चुअल कार्यक्रम में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। डेविड एटनबरो रिचर्ड एटनबरो के भाई हैं। रिचर्ड एटनबरो ने ही दुनिया में चर्चित बापू के संघर्षों पर आधारित फिल्म गांधी बनाई थी। किसने बनाई थी? गांधी। तो गांधी बनाया था रिचर्ड एटनबरो ने, और रिचर्ड एटनबरो के ही भाई हैं डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने वाफ्टा के अंतर्गत साल 2019 में यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में काम करने वाली हस्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। आप एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में कुल कितनी राशि है? तो 25 लाख रुपए की राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें से ऐसा वह कौन सा व्यक्ति है जो गदर पार्टी से संबंध नहीं रखता था? लाला हृदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकमुल्लाह या खुदीराम बोस? जल्दी से साथियों आप लोग जवाब देंगे। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है, तो प्लीज एक बार शेयर भी कर दें। और इसका जवाब है खुदीराम बोस का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। किसका? खुदीराम बोस। आपके सामने आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर? तो बताइए कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए
अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कहीं कहीं इसको 22 सेंटीमीटर भी लिखा आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? कौन सी योजना? स्वावलंबन 2010, 2011, 2012, 2014। तो बताओ कि स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब बहुत सही साथियों। कब? 2010 में। कब पास किया? 2010 में स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया गया था। आइए देखिए, यह भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है बंधुओं कि हाल ही में किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया गया? किसको? खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। तो ऐसा किस राज्य ने किया? तो आइए इसका सही जवाब हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं कि खेल को उद्योग का दर्जा किसने दिया है? तो दिया है मिजोरम ने। किसने दिया है? मिजोरम ने। चलिए क्या पूछ रहा है? VLE का विस्तृत रूप। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है साथियों। VLE का विस्तृत रूप क्या है? वैल्यू लर्निंग इन्वायरमेंट, वर्चुअल लोडेड इन्वायरमेंट, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट या वैल्यू लोडेड इन्वायरमेंट। तो जल्दी से बताइए कि VLE का पूरा नाम या विस्तृत रूप क्या है? जल्दी से बताएंगे। बहुत ही शानदार साथियों, बहुत सही जवाब, समझबूझ का आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत सही। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी या थर्ड, वर्चुअल लर्निंग एनवायरमेंट। तो आइए थोड़ा हम लोग VLE के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है VLE का विस्तृत रूप वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट एक आभासी सीखने का वातावरण होता है जिसको कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है? बुद्ध चरितम महाकाव्य की रचना किसने की है? यह आपको बताना होगा। अश्वघोष, नागार्जुन, प्रेमचंद, गौतम बुद्ध। तो बताइए बुद्ध चरितम। तो साथियों बुद्ध चरितम किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। आपने देखा होगा या सुना होगा, पढ़ा होगा, रेगिस्तानी स्थलों पर, रेगिस्तानी एरिया में गर्मियों के महीने में प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका का निर्माण होता है। बलुओं का ऊपर उठना अच्छा सा लगता है मृग मरीचिका की तरह। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ये थोड़ा मृग मरीचिका के बारे में हम लोग देख ही लेते हैं। कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। इससे यात्रियों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहां जल का तालाब है जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, परंतु वह तालाब नहीं होता। वही होता है गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान की रेत का गर्म होना, और उसी को मृग मरीचिका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मृग मरीचिका नाम दिया गया है। चलिए साथियों आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, चीजों को और गहराई में लेकर चलते हैं। क्या है? 1 नैनोमीटर होता है। आइए 1 नैनोमीटर होता है कितने सेंटीमीटर के बराबर का है? आपको यही बात ध्यान देनी होगी। 10 के घाते -6 सेंटीमीटर, ये माइनस यहां समझ लो, 10 के घाते -7 सेंटीमीटर, 10 के घाते -8 सेंटीमीटर, 10 के घाते -9 सेंटीमीटर। तो साथियों 1 नैनोमीटर में 10 के घाते -9 मीटर होता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 10 के घाते -7 सेंटीमीटर होगा।
क्या होगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। चलिए आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह मीटर के बराबर होता है 10⁻⁹ और a-7 अगर सेंटीमीटर है तो कम हो जाएगा ना, 100 का गुणा कर देंगे तो कम हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जल्दी से बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, राज्यसभा सदस्य की बात नहीं कर रहा है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 34। क्या संसद के सदस्यों के द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? आइए थोड़ा इसके बारे में कुछ जानकारी है, देख लेते हैं। क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाली निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मति पद्धति द्वारा किया जाता है। कौन सा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मति पद्धति। प्रणाली की बात करें तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और पद्धति की बात करें तो एकल संक्रमणी मत। चलिए ये आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है कि शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच क्या है। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो शिक्षा पर आया था वह क्या है? बहुत ही शानदार और नॉर्मल सा क्वेश्चन है और सबको पता होगा कि सरकारी संस्थाओं के लिए, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सरकारी अनुदान की व्यवस्था की सिफारिश किया था कौन? चार्ल्स का जो वुड डिस्पैच था शिक्षा के लिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 36 आइए देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न आपका इसमें से क्या सही होने वाला है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? सिर्फ एक ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1988 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 से मूल अधिकारों को लिया गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। क्रिप्स मिशन 1942 से मूल अधिकारों को आश्रय दिया। तो आपको बताना होगा कि मूल संविधान में ये जो आपके मूल अधिकार है, आपका पहला विकल्प सही होने वाला है यहाँ पर। क्या? कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 से समर्थन प्राप्त है। वही से तो लिया ही गया है यार। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 37 बहुत शानदार और सरल भी क्वेश्चन है। क्या है? बहुत शानदार भी है और बहुत सरल भी है और आपको जवाब भी देना है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो आप सबको पता है कौन सा? भाग 2। और अगर आर्टिकल की बात करें तो क्या? 5 से 11। चलिए 1897 में किसने इलाहाबाद को अल्पकालीन मुख्यालय बनाया था? 1897 में, माफ कीजिएगा, 1857 में जब क्रांति हुई तो किसने इलाहाबाद को अल्पकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो उसमें कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग ने ही 1857 में इलाहाबाद को एक दिन के लिए क्या बनाया था? अल्पकालीन राजधानी या मुख्यालय बनाया था। चलिए मुगल शासन में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? दाम, सम्मी, टंका, रुपया। तो मुगल काल में जो तांबे का सिक्का होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको दाम कहा जाता था साथियों। क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। बहुत सही, सही, शानदार आप लोग चल रहे हैं। तो एक बार सभी लोग शेयर भी कर देंगे और बहुत आगे मजा आने वाला है। चलिए बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध है? भारी वर्षा के लिए, गोल गुंबद के लिए, गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए या घोर सूखे की दशा के लिए? तो बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए।
ये तो आप सबको पता होगा कि बीजापुर गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो बीजापुर गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? ये भी आपके इतिहास का बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? पाणिनि, मैत्रेयी, कल्हड़ या कालिदास? तो आपको बता देना होगा कि संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? तो संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता महर्षि पाणिनि थे। कौन थे? महर्षि पाणिनि थे। चलिए, फेसबुक के संस्थापक पूछा है कि फेसबुक के संस्थापक, ये भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोग बता दीजिए कि फेसबुक का संस्थापक कौन? तो ये तो सबको पता होगा, मार्क जुकरबर्ग। कौन? मार्क जुकरबर्ग। चलिए, बहुत सही साथियों, आप लोग आराम से इसमें आगे बढ़ते रहिए। अब ये आपका कंप्यूटर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि WORM का पूरा नाम क्या है? तो जल्दी से बताइए, WORM का पूरा नाम क्या है? राइट वंस, रीड मेनी, राइट रीड मेमोरी, वाइप ओनली, रीड मेमोरी, रीड राइट मेमोरी। जल्दी से बताइए, WORM का पूरा नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब है, शानदार है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। क्या है? राइट वंस, रीड मेनी। बहुत सही, बहुत सही। WORM का पूरा नाम क्या है? राइट वंस, रीड मेनी। चलिए, बहुत सही साथियों, शेयर कर दीजिएगा शानदार तरीके से वीडियो को। और आपको बताना होगा कि वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है। कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? दूसरा, पांचवा, छठवां या तीसरा? तो वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग किस जनरेशन में हो रहा है? तो 5वें जनरेशन में हो रहा है। कौन से जनरेशन में हो रहा है? तो 5वें जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। कौन से जनरेशन में? 5वें जनरेशन में। चलिए साथियों, आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए चीजों को और ही शानदार तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। और आपको पता होना चाहिए, हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव कहां पर शुरू हुआ? यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी ज्यादा चर्चित था। सिरुई लिली महोत्सव कहां हुआ? क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब आपको पता होना चाहिए। और हम लोग थोड़ा सा सिरुई लिली महोत्सव के बारे में भी सोचने और पढ़ने का काम करेंगे। तो कहां हुआ? मणिपुर में। हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव कहां आयोजित हुआ? मणिपुर में। तो आइए देख लेते हैं कि सिरुई लिली महोत्सव क्या है। इस उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। किसने? प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किया गया। इस उत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य लुप्त होने की कगार पर सिरुई लिली फूल के बारे में जागरूकता फैलाना है। सिरुई लिली फूल है और कहां पर उसका महोत्सव हुआ? मणिपुर में। सिरुई लिली एक दुर्लभ प्रजाति का फूल है जो केवल उखरुल जिले के सिरुई पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। राजधानी क्या? मणिपुर की इम्फाल। मुख्यमंत्री एस बीरेन सिंह, राज्यपाल पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्रमिक परिपथ है? डिकोडर, बाइनरी एडर, मल्टीप्लेक्सर या रजिस्टर? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक क्रमिक परिपथ है?
कौन है क्रमिक परिपथ? तो रजिस्टर जो है एक क्रमिक परिपथ है, रजिस्टर एक क्रमिक परिपथ है। चलिए बताइए, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है क्या? संबंध परक यानी रिलेशन डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम, वस्तु उन्मुख यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम, या हायरार्किकल डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम, या नेटवर्क डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम? तो आपको बताना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्या है। क्या है? जो एसक्यूएल है वह एक संबंध परख डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम है, यानी रिलेशन डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम, रिलेशन डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम। चलिए, निम्नलिखित में से ओरेकल का डीडीएल कमांड क्या है? जल्दी से बता दो। ओरेकल का डीडीएल कमांड, तो डीडीएल कमांड क्या है साथियों? एक ड्राफ्ट है। क्या है? एक ड्रॉप है। बहुत सही, आगे बढ़ते रहे। भारतीय कोड क्या है? आपसे पूछा होगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कोड है? बहुत सही, बताइए भारतीय कोड क्या है? तो भारतीय कोड है BCD। क्या है? इसमें से एक्सेस 3 ग्रे BCD तथा एक्सेस 3 दोनों नई, सिर्फ BCD भारतीय कोड है। चलिए बताइए, इसमें आगे बढ़ते रहिए और जवाब देते रहिए। और आज के सेशन का बहुत ही शानदार और आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो सभी लोग इसका जोरदार तरीके से जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कर्नाटक में कौन सा गांव पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया? बताइए। अडरंगी, बयालालू, अंबेसवेलई या धेम्पू प्याला? जल्दी से बताइए। तो इसमें से कौन सा गांव बना भैया? इसमें से गांव बना है एम्बेसलुई। क्या? एम्बेसबैलू। उडुपी जिले के कुंडापुर तालुका में अम्बेसवेलू को कर्नाटक की पहली सौर ऊर्जा संचालित ग्राम पंचायत के रूप में नामित किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच 30-20 के अनुपात में फंड का आवंटन और बाकी पंचायत और धर्मार्थ संगठनों द्वारा किया जाता है। 2.13 करोड़ की कुल लागत पर सौर ऊर्जा से जुड़े लगभग 1858 घर हैं। लैंप की गारंटी 5 साल तक की होती है, जबकि दोषियों की गारंटी की अवधि की जगह होती है। चलिए साथियों, ये रहा आज के आपका शानदार और लाजवाब तरीके से आपके बीच में जीएस का कंबाइंड पैकेज, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट मिले, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो गई। साथियों मैं भी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं और चीज़ों को इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ हम आज के सेशन का अंत करते हैं। हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।